नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम बात करेंगे व्लादिमीर मिक्री की रचना एनास्टेसिया के चैप्टर 24 के पार्ट 2 के बारे में, जिसका शीर्षक है द स्ट्रेंज गर्ल या वो अजीब लड़की। इसके पहले भाग में हमने जाना कि एनास्टेसिया अपनी यादों की पुनरावृत्ति करते हुए लेखक को बता रही है कि वो किस तरह और कहाँ पहली बार मिले थे, और उनकी बातें आते होते इस जगह पर रुकी जहाँ एनास्टेसिया ने कहा कि कुछ घटनाएं अलग तरह से घटित होती अगर यह सब कुछ नहीं हुआ था। और लेखक ने पूछा था कि उस रात इतना भयानक क्या हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं उस रात क्या हुआ था। लेखक ने जब एनास्टेसिया से पूछा उस रात को क्या था जो इतना भयानक था। एनास्टेसिया कहती है, जहाज से आप तुरंत अपने केबिन में नहीं लौटे। पहले आप कप्तान को देखने अंदर जाते हैं और फिर आप दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। आप के लिए ऐसा करना एक सामान्य बात थी। जैसे ही आप दोनों बार में प्रवेश करते हैं, आप दोनों जनता पर अपनी एक विशेष छाप छोड़ते हैं। कप्तान अपनी वर्दी में उचित और प्रमुख लग रहा था। आप बहुत सुंदर थे और सबसे ज़्यादा सम्मानजनक रूप देते थे। आप इस गांव में प्रसिद्ध व्यवसायी मेग्रे के रूप में कई लोगों के द्वारा जाने जाते थे, इन भागों में अतिथि जहाज़ों के काफिले के मालिक। और आपको पूरी तरह एहसास हुआ कि आप एक छाप छोड़ रहे थे। आप 3 युवा देशी लड़कियों के साथ एक मेज पर बैठ गए। वह सभी केवल 18 वर्ष की थी, सभी स्कूल से बाहर हुई थी। वेटर तुरंत आपकी टेबल पर शैंपेन, कैंडी और नए वाइन ग्लास ले आया, पहले की तुलना में अधिक सुंदर। आपने एक लड़की का हाथ थाम लिया, झुके उसके कान में कुछ फुसफुसाए, शायद तारीफ कहते हैं उसे मेरी समझ में। फिर आपने उसके साथ कई बार डांस किया और बातचीत जारी रखी। लड़की की आंखों में चमक उठी, मानो वह किसी परी कथा की दुनिया में हो। आप लड़की को डेक पर ले गए और पूरे जहाज का भ्रमण कराया जैसे मुझे कराया था। आप उसे केबिन में ले गए और मेरी तरह कैंडीज और शैंपेन खिलाई, लेकिन जिस तरह से आपने इस युवा लड़की के साथ व्यवहार किया उसमें कुछ अलग था। आप खुश मिजाज मूड में थे, मेरे साथ गंभीर और उदास भी थे, लेकिन उसके साथ खुश और हंसमुख थे। मैंने आपकी केबिन की रोशनी वाली खिड़की से सब अच्छी तरह से देख लिया था और शायद मुझे ऐसा लगा जैसे उस लड़की की जगह मुझे होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ईर्ष्यावान थे एनास्टेसिया। लेखक आगे कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो किसी तरह मेरे लिए एक अपरिचित एहसास था। मुझे वो शाम याद है और वो वह देश की लड़कियां जो अपनी उम्र से खुद को बड़ी और अधिक आधुनिक दिखाने में की इतनी कोशिश करी थी। अगली सुबह मैं और कैप्टन सेंचिको उस रात की हरकतों पर हंसे। मेरे केबिन में मुझे एहसास हुआ कि वह लड़की ऐसी स्थिति में थी कि वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे उसे गलत रूप से धारण करने का कोई विचार नहीं था। मैंने एनास्टेसिया को इस बारे में बताया और उसने जवाब दिया, फिर भी तुमने उसके दिल चुरा लिया। तुम दोनों डेक के बाहर गए, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी और तुमने अपनी जैकेट लड़की के कंधे पर रख दी। फिर आप उसे वापस बार में ले गए। आप वहाँ पूरा समय बारिश की झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे एनास्टेसिया? ऐसा कुछ नहीं था। बूंदाबांदी मुझे अच्छी और प्यारी लग रही थी। केवल एक विचार हस्तक्षेप किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्कर्ट और शॉल भीग जाए। वो मेरी माँ की थी, मेरी माँ ने उन्हें मेरे पास छोड़ा था। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली थी कि किनारे पर मुझे सेल फोन का एक बैग मिला। मैंने स्कर्ट और शॉल उतारी, उन्हें बैग में रखा और अपने कार्डिगन के नीचे छिपा दिया। एनास्टेसिया, अगर तुम घर नहीं गए और बारिश होने लगी तो तुम्हें जहाज पर वापस आ जाना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। आपने मुझे पहले ही विदा कर दिया था और आप अन्य चिंताओं में थे। इसके अलावा सब कुछ खत्म हो रहा था। जब पार्टी समाप्त हो गई और जहाज जाने वाला था, लड़कियों के अनुरोध पर, विशेष रूप से लड़की जो आपके केबिन में आपके साथ थी, आपने प्रस्थान में देरी की। उस समय सब कुछ आपके अधिकार, आपकी शक्ति में था, जिसमें उसके दिल भी शामिल था, और आप इस शक्ति के नशे में थे। गांव की युवा लड़कियों के आभारी थे और लड़कियां भी आपके माध्यम से शक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। वे उन युवा लड़कों के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो उनके साथ थे। वो उनके स्कूल के दोस्त थे। आप और कप्तान उन्हें गैंग प्लैंक तक ले गए। फिर आप अपने केबिन में वापस चले आए। कप्तान पुल पर गया और जहाज चलने का संकेत लग गया और जहाज धीरे धीरे, बहुत धीरे खींचने लगा।
गोदी से दूर। जिस लड़की के साथ नृत्य किया था वो अपनी सहेली और युवाओं के साथ किनारे पर खड़ी थी, जहाज के जाने का इंतजार कर रही थी। उसका दिल लगभग इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उसके शरीर से बाहर छलांग लगाकर उड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके विचार और भावनाएं मिश्रित थी। उसके पीठ पीछे गांव के घरों की रूपरेखा के साथ साथ अंधेरी खिड़कियों को भी देखा जा सकता है, जबकि उसके सामने एक चिकना सफ़ेद भाप वाला जहाज हमेशा के लिए विदा हो रहा था। जहाज की रोशनी और संगीत पानी और रात की बेजामनी करते हुए धीरे धीरे नदी के किनारे बह रहा था। चिकना सफ़ेद जहाज जहाँ उसे आप मिले थे, उसे इतनी अद्भुत और आकर्षक बातें कहीं उसने पहले कभी नहीं सुना था। इतना आकर्षक और मनोहर, और वह सब उससे हमेशा के लिए दूर हो रहा था। फिर उसने सबके सामने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपनी उंगलियों को जोर से भींचकर मुट्ठी बनाई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, आई लव यू व्लादिमीर। और उसने इसे बार बार किया। क्या आपने उसे चिल्लाते हुए सुना? हाँ, मैंने उत्तर दिया। आपने सुनने के बाद भी उसकी मदद नहीं की, और आपके चालक दल के सदस्यों ने भी उसे सुना। उनमें से कुछ देख पर चले गए और लड़की पर हंसने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि वो लड़की पर हंसे। फिर उन्होंने अचानक हंसना बंद कर दिया, जैसे कि उनको होश आ गया हो। लेकिन आप डेक पर नहीं निकले और जहाज धीरे धीरे दूर चला गया। उसने सोचा कि तुम उसे सुन नहीं सकते, और वह हठपूर्वक रोती रही। आई लव यू व्लादिमीर बोलती रही। फिर उसकी कुछ सहेलियाँ शामिल और उस साथ चिल्लाई। मुझे आश्चर्य हुआ कि प्यार किस तरह की भावना है जिससे लोग अपना नियंत्रण खो देते हैं, और शायद मैं उस लड़की की मदद करना चाहती, इसलिए मैं भी उनके साथ चिल्लाई, आई लव यू व्लादिमीर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस क्षण भूल गई थी कि केवल शब्दों का उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं था। निश्चित रूप से उनमें भावनाओं, जागरूकता और प्रकृति की जानकारी की विश्वसनीयता का होना आवश्यक था। अब मुझे पता है कि यह भावना कितनी मजबूत है, और यह शायद ही तर्क के अधीन है। वह देश की लड़की अवसाद में चली गई और शराब पीने लगी, और उसकी मदद करना मेरे लिए एक चुनौती था। अब वह शादीशुदा है और रोज़मर्रा की चिंताओं के बोझ में है, और मुझे उसका प्यार अपने साथ जोड़ना पड़ा। उस लड़की की कहानी ने मुझे थोड़ा असंतुलित कर दिया। अनस्तेसिया ने उस शाम की मेरी याद को पुनर्जीवित करने में कामयाब रही, और सब कुछ वास्तव में जैसा उसने कहा था वैसे ही हुआ था। यह बहुत वास्तविक था। अनस्तेसिया के प्यार की अनूठी घोषणा ने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला। उसकी जीवन शैली को देखने और ये जानने के बाद कि वो दुनिया में कैसे देखती है, मैंने उसे अधिक से अधिक कुछ अवास्तविक चरित्र के रूप में देखा। भले ही वह मेरे बगल में बैठी थी और मैं उसे हाथों से छू और महसूस कर सकता था। अन्य मानदंडों के आधार पर चीज़ों को न्याय करने वाली आदि चेतना उसके मौजूदा वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। और जब हमारी मुलाकात हुई तो शुरुआत में मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ था। उसने अब मुझे उन भावनाओं को नहीं जगाया, और मेरे पास एक बार फिर मैंने पूछा, तो क्या आपको लगता है ये नई भावना आप में बस संयोग से उत्पन्न हुई? वे वांछनीय और महत्वपूर्ण हैं, अनस्तेसिया ने उत्तर दिया। वे सुखद भी है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करें। मुझे एहसास हुआ कि एक बार जब आप मुझे और मेरी दुनिया को थोड़ा करीब से जान लेंगे तो आप मुझे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कभी कभार आपको मुझसे डर लगेगा। और ठीक ऐसे ही हुआ। उसके लिए मैं ही दोषी हूँ। मैंने कई गलतियाँ की हैं। मैं हर समय किसी न किसी वजह से परेशानियाँ उत्पन्न कर देती थी। मैं बहुत जल्दी में थी, और इस वजह से मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आपको सब कुछ विस्तार में समझा सकूं जैसा मुझे करना चाहिए था। शायद यह सब महत्वपूर्ण था। ओह, क्या मुझे खुद को सुधारने की ज़रूरत है? और इन शब्दों के साथ अनस्तेसिया के होठों पर एक दर्द भरी और उदासी भरी मुस्कान थी, जिससे मुझे याद आया कि उस दिन सुबह मैंने अनस्तेसिया के साथ ग्लेड में क्या किया था। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।